So, okay, friends, once again, welcome to the optics. And initially, in the optics, there are some introductory questions are there, but the main thing is that ये जो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स वो लाइट के साथ डिपेंडेंट है। लाइट किसको बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग रीजन के वेव्स होते हैं, जिसमें माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रा वायोलेट है, एक्स-रेज़ है, गामा रेज़। बट आवर ह्यूमन आई इज़ अ सेंसिटिव ओनली फॉर द, तो बताएगा मुझे? विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल रीजन। और ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसी को ही हम लाइट बोलते हैं। बिकॉज़ हम एक दूसरे को और बाकी सारे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उसका रीज़न जो है वो लाइट, हम ऐसा बोलते थे पहले कि वो लाइट वेव्स है, बट अब जाके पता चला कि भाई वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर तो बहुत सारे वेव्स होते हैं, उसमें पर्टिकुलरली ये विजिबल रीजन जो है उसी को हम लाइट वेव्स बोलेंगे। कभी-कभी उसको विजिबल लाइट भी बोल सकते हैं। तो ये लाइट वेव्स क्या है, तो वो भी हमको आपको पता चल, ये लाइट वेव्स और कोई नहीं बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो विजिबल रीजन का जो सेक्शन है उसी को लाइट वेव्स बोलते हैं। दूसरी बात, ये जो विजिबल रीजन का जो वेव्स है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, उसका वेवलेंथ बहुत ही कम है। कितना है वेवलेंथ उसका? तो बोले 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, कहीं कहीं पे भी 8000 भी लिखा होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम वेवलेंथ वाले वेव्स है। तो क्वेश्चन इज दैट कि इससे फर्क क्या पड़ता है? तो फ्रेंड्स, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, ये ज़्यादा वेवलेंथ वाले वेव्स है और ये है ना बहुत ही कम वेवलेंथ वाले वेव्स है, उसका वेवलेंथ बहुत ही कम है। तो ये जो उसका जो पाथ है वो कैसा बन जाएगा, देखो आप, वेवलेंथ कम होने के द्वारा उसका जो पाथ है वो कैसा बन जाएगा? आपको दूर से देखो तो ये क्या लगेगा आपको, ये वेव नहीं लगेगा आपको, क्या लगेगा? रे रे लगेगा। एंड फ्रॉम दैट रे ऑप्टिक्स कम इनटू द एग्जिस्टेंस। बात समझ में आया आपको? जो लाइट यस वेव्स है, लाइट वेव्स जो है उसका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है। सो अगर इसका वेवलेंथ बहुत ही कम है, तो अगर हम उसको देखने का ट्राई करेंगे तो वो हमको वेव नहीं दिखाई देगा, वो हमको चाहे वो हमको वेव के बदले रे है ऐसा दिखाई देगा। और इसके इसी के बेस पे तो रे ऑप्टिक्स डिज़ाइन हुआ है। यहाँ पे हम 3 चीज़ सीखने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर। नंबर 1 रिफ्लेक्शन, नंबर 2 रिफ्रैक्शन, एंड नंबर 3 डिवीज़न और डिस्पर्जन। Division or dispersion of the light. So we will going to discuss these three basic phenomenon corresponding to the ray optics: reflection, refraction, and the dispersion or division of the light. तो ये चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये सबसे पहले राइट डाउन द नोट ऑन द लाइट वेव्स, वो आपको पता है। मेंशन टू मेन पॉइंट ऑफ द लाइट, तो वो अभी हमको पता है कि हम क्या मान के चल सकते हैं, लाइट कैसे कैसे पाथ में ट्रैवल कर रहा है, ऐसा मान के चल सकते हैं लाइट वेव्स किस टाइप के, स्ट्रेट लाइन बोलो, किस टाइप के पाथ में वो ट्रैवल? लीनियर लीनियर स्ट्रेट पाथ। और उसका दूसरा पॉइंट ये है कि उसका वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, 3 × 10⁸। सो टू मेन पॉइंट अबाउट द लाइट, we can assume that the light is traveling the linear path at a straight line, number 1. Number 2, its velocity is very large. तो ये सेकंड क्वेश्चन भी पूछने के लिए नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये जस्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है। व्हाट इज द लीनियर एक्सपांशन ऑफ द लाइट? एक्सप्लेन द रे लाइट एंड बीम ऑफ द लाइट। मैंने अभी आपको सिखाया कि हम लाइट को लीनियर क्यों ले सकते हैं,
वो पूरा चीज़ मैंने आपको दिखाया, समझाया कि भाई लाइट वेव्स का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ही कम होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव्स इज अ वेरी 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 स्मॉल। So as a wavelength is a very small as compared to the ordinary objects, the light can be treated to be travel from one point to other point along a straight line, joining them. The path is called the ray of light and the bundle of such rays, बहुत सारे rays है तो उसको beam of the light कहते हैं। चलो ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स आपको? सर लाइट अलग अलग ડાયમેન્શનમાં ઓરિએન્ટેશનમાં એ તો પ્રોપોગેટ કરે છે ને, ખાલી એક્સ અને વાય થોડી છે. એટલે ધારો કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એક્સ એક્સિસમાં ઓસિલેટ કરે અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ વાય એક્સિસમાં. પણ કેમિસ્ટ્રીમાં તો એવું હતું કે ખાલી એક્સ અને વાય નથી હોતું, બાકી બધા ડાયમેન્શનમાં બી ઓસિલેટ કરે છે. हाँ तो सही बात है ना, यू आर टॉकिंग अबाउट द अनपोलराइज्ड लाइट, you are talking about the unpolarized light, and unpolarized light is to be converted into the polarized one, that is called the polarization. But मैं जो बात कर रहा हूँ वो कोई एक वेव्स की बात कर रहा हूँ, एक ही वेव की बात कर रहा हूँ, only one, consider only one wave, consider just only one wave, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, वेवलेंथ बहुत ही कम है। तो वेवलेंथ बहुत ही कम है, तो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो पाथ है वो हमको कैसा लगेगा? सोचो अब इसका पाथ हमको कैसा लगेगा? तो एक ही वेव की बात कर रहा हूँ मैं अभी, मैं जो बात कर रहा हूँ वो कोई एक पर्टिकुलर वेव की बात कर रहा हूँ। तो उसका जो पाथ है वो हमको कैसा फील होगा? दूर से देखो तो ये हमको एज अ रे फील होगा, सर बट आप फिलहाल जो तो बात कर डिजाइन रहे हो वो बीम ऑफ द लाइट की बात कर रहे हो, बीम ऑफ लाइट, बहुत सारे वहाँ पे रेज है। तो वहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि देखो कोई एक अगर रे है ना, कोई एक वेव, तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का जो ओसिलेशन होता है वो कोई एक ही डायरेक्शन में होता है। बट आप बहुत सारे जब बीम ऑफ लाइट देखते हो, बहुत सारे रेस देखते हो, बहुत सारे वेव्स देखते हो, तो उसमें सब जगह पे पॉसिबल होता है, ऑल द थ्री डायमेंशंस, ऑल द डायरेक्शंस। सही बात है। इज इट ओके? यस इज इट अंडरस्टूड? यस यस सर। सर. मतलब आप जो बोल रहे हैं वो पूरे बंडल की बात है, मतलब पूरे बहुत सारे रेस को मिला के आप जो बोल रहे हो वो होगा, और मैं जो अभी बता रहा हूँ वो कोई एक पर्टिकुलर वेव की बात है। इज इट ओके? यस सर. चलो, तो अभी ये लाइन क्यों हम लीनियरली प्रोपोगेट कर रहे हैं, वो क्यों है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब जाके रिफ्लेक्शन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन और डिवीज़न, ये 3 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे रिफ्लेक्शन ऑलरेडी आपके 10th स्टैंडर्ड में आ गया है, रिफ्लेक्शन ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में आपका आया हुआ है, बट तो भी मैं ऐसा मान के चलूँगा कि आपको कुछ भी पता नहीं है, आप पूरे ब्लैंक हो, ऐसा मान के हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, भले ही 10th में आया हुआ है। तो पहली बात कि किसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, चलो ये सब भूल जाओ, पहले तो इसको बंद कर देते हैं। आप खुद सोचो कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। एग्जैक्टली, बाउंसिंग એક્ઝેક્ટ ડેફિનેશન બોલ. of a light from the reflecting surface which is called the mirror। जैसे वॉल के ऊपर अगर आप कोई बॉल को कोलाइड करते हो, बॉल के साथ बॉल को स्ट्राइक करते हो, तो वो जितने एंगल पे वो स्ट्राइक होगा उसी एंगल पे वो बाउंस बैक होगा। तो सिमिलरली व्हेन द रे ऑफ लाइट incident on the any reflecting surface, it will bounce back with the same angle, this is called the reflection, that is a definition of the reflection। तो कुछ रिफ्लेक्शन के रूल्स है, कुछ रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स है।
तो क्या क्या रूल्स है? हाँ, तो सबसे पहले हम एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं वो समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना, नीचे की साइड एक प्लेन मिरर दिया हुआ है यहाँ पे। क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये दिख रहा है आपको? यस सर। दिस वन इज अ प्लेन मिरर। और यहाँ पे मैंने कोई रे इंसिडेंट किया, तो पहली बात, सबसे पहले आपको क्या करना है पता है? सबसे पहले आपने जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट किया है वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, और नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज अ एंगल मेड बाय अ इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। सिमिलरली नॉर्मल के साथ वहाँ पे जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो उसके साथ रिफ्लेक्टेड रे जो है उसका जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो एंगल ऑफ यस सर। किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, वो समझ में आ गया आपको? यस सर। अब रूल्स और लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। नंबर वन, ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज सिक्स। सेम होता है, नंबर वन। नंबर टू, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल द थ्री आर इन द सेम प्लेन। आप देख सकते हो कि इसी प्लेन पे है। देखो, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, वो सारे यही तो प्लेन पे है। देखो, ये एक्स वाई प्लेन पे ही है सारा। सो ये वो प्लेन भी यहाँ पे दिखाया हो, वो प्लेन भी यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो। तो रूल नंबर टू, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal drawn at the point of incidence are in the same plane. And rule number three, angle of incident and angle of reflection both are in the either side, both are in the opposite side of the normal. Normal के दो अलग अलग साइड ही एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल के दो अलग अलग साइड ही होंगे। तो दीज आर द रूल्स फॉर द रिफ्लेक्शन। अब हम कुछ साइन कन्वेंशनल पढ़ लेंगे। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम, ये साइन कन्वेंशनल जो है वो बहुत ही काम की चीज़ है। ये विदाउट द साइन कन्वेंशनल यू कैनॉट सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉपरली, सो इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो साइन कन्वेंशनल क्या है? तो नंबर वन, ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारे जो डिस्टेंस है ना, वो मेजर करने के लिए आपको पोल से ही मेजर करना है। यहाँ पे जो मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको पोल बोलते हैं। तो ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, नंबर वन। नंबर टू, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस है उसको पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, तो मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेंगे, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो रेज है, जो डिस्टेंसेस है, उसको नेगेटिव लेंगे। मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे ओरिजिन ऐसा मान लो, यहाँ पे ओरिजिन ऐसा मान लो, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो है उसको हम वो डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट वेव्स रेज के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होंगे वो नेगेटिव। मतलब इन सिंपल, पॉजिटिव एक्स वाले पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स वाले नेगेटिव। एंड नंबर थ्री, the heights above the height above the principal axis, height above the principal axis is taken positive। ऊपर के हाइट जो है ना वो पॉजिटिव, नीचे के हाइट को नेगेटिव लेना है। अब ये कहाँ पे काम आएगा ये साइन कन्वेंशन? तो वो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों पढ़ते हैं हम, ये क्यों पढ़ाना ज़रूरी है, वो आपको न्यूमेरिकल के टाइम समझ में आ जाएगा। तो साइन कन्वेंशनल कहाँ पे काम आएगा, तो वो आपको पता चल जाएगा।
बट अभी आपको याद रख दो कि ऑल द डिस्टेंस, कहाँ से कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो सबसे पहले किसको पकड़ना है? पोल। पोल। नंबर 2, इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन के जो डिस्टेंसेस है वो नॉर्मल। पॉजिटिव लेना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन के जो डिस्टेंसेस है उसको नेगेटिव लेना है। एंड नंबर 3, द हाइट अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस शुड बी टेकन पॉजिटिव, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस शुड बी टेकन नेगेटिव। अभी देखो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो लर्न बाय हार्ट करना है आपको, सारे क्वेश्चंस जो है वो भी आपके कंसेप्ट के लिए है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बात करते हैं, मतलब मिरर के बारे में बात करते हैं। तो मिरर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है कर्व्ड मिरर। अब कर्व्ड मिरर जो है उसमें भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। तो सपोज कि मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, मेरे पास एक ग्लास का, कांच का स्फेरिकल शेल है, उसको मैं काट दूं तो कुछ इस टाइप का शेप मुझे मिलेगा। स्फेरिकल शेल में से कुछ पार्ट में काट दूं तो ऐसा मिलेगा। अब इनर सरफेस को अगर मैं, इनर सरफेस पे मैं अगर सिल्वर का कोटिंग कर दूंगा, यहाँ पे मैं सिल्वर का कोटिंग करूंगा तो आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। तो अगर ये आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो उसको कैसा मिरर बोलेंगे? कॉन्वेक्स। 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 अगर आउटर सरफेस को मैं सिल्वर का कोटिंग कर दूंगा तो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव। कॉनकेव। तो ये मिरर कौन कौन से टाइप के है वो तो आपको पता है, उसमें कुछ ज़रूरत नहीं है कहने का कुछ। और अब थोड़े बहुत जो पॉइंट्स हम बार बार इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं रिफ्लेक्शन में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग फॉर द कर्व्ड मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, 7-8 नो डेफिनेशन है। तो देखो मुझे ये बताओ कि कोई भी कर्व्ड मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, वो कहाँ से बनता है? उसको बनाने के लिए हम कौन सा क्या यूज़ करेंगे? कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर कहाँ से बनेगा? तो बोले तो वो बनेगा स्फेरिक, सेंटर ऑफ द स्फीयर। नहीं स्फेरिकल शेल में से बनेगा। स्फेरिकल। तो ये जो स्फेरिकल शेल का जो सेंटर होता है जहाँ से हम ये मिरर बनाते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस कर्वेचर। ऑफ कर्वेचर। Definition number 1, I am talking about the radius of a curvature and center of the curvature. तो प्लेन मिरर तो ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कर्व्ड मिरर की। तो या कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर जिसमें से हम बनाते हैं, तो जो स्फेरिकल शेल में से हम बनाते हैं तो उस शेल का जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और उसी स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है उसको हम बोलेंगे हमारे मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता चला कि भाई जिस स्फेरिकल शेल में से हमने बनाया उसका जो रेडियस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, उसका सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। पोल, वो तो आपको पता है कि मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल। प्रिंसिपल एक्सिस, तो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दो। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर आप ज्वाइन करते हो, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको जो इमेजिनरी लाइन मिलेगा, पोल ये रहा। तो देखो ये फिगर देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो उन दोनों को अगर कनेक्ट करोगे और जो लाइन आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। चलो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है वो भी आपको समझ में आ गया। चलो अपर्चर किसको बोलते हैं? चलो मुझे ये बताओ कि आप कोई स्फेरिकल शेल को कट करोगे तो उसका जो एज होगा, जो पार्ट हमने कट किया उसका जो एज होगा वो कैसा मिलेगा? अच्छा कभी, एज। हाँ बोलो, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को आप कट करते हो तो जो कट पार्ट है जिसने जो पार्ट आपने कट किया, जैसे बॉल है, आपके पास रबर का बॉल है तो उसको कहीं से भी काट दो, एकदम स्ट्रेट टू स्ट्रेट काट दो, तो उसका जो कट किया हुआ जो पार्ट होगा उसका एज कैसा मिलेगा आपको? स्मूथ होगा। अच्छा स्मूथ होगा। उसका शेप कैसा होगा? एज मतलब हेमिस्फेरिकल। हाँ वो हेमिस्फेरिकल बाउल मिलेगा आपको। उसका एज कैसा होगा? एज प्लेन सरफेस। नहीं, उसका एज आपको सर्कुलर मिलेगा। उसका जो मैं एज बोल रहा हूँ, हेमिस्फेरिकल बाउल जो होता है ना, एज समझते हो आप? एज तो उसका एज जो होता है वो
आपका सर्कुलर होगा। तो वो सर्कुलर एज जो है उसका जो डायमीटर है उसको अपर्चर बोलते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, चलो ये मैं आपको एकदम समझा देता हूँ। चलो ये देखो आप, चलो ये है आपके पास, ये है आपका एक बड़ा सा स्फीयर है आपके पास, और उसको आप यहाँ से कट कर रहे हो, उसको आप यहाँ से कट कर रहे हो, ये आपने यहाँ से उसको काट दिया। तो ये जो कट किया तो वहाँ पे क्या होगा, उसका एज कुछ ऐसा होगा। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? जहाँ से आपने उसको कट किया है तो वहाँ से उसका एज आपको ऐसे मिलेगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। तो वो जो एज है ना, उसी का जो डायमीटर है ना, उसको बोलते हैं एपर्चर। चलो ये पता चला आपको एपर्चर किसको बोलते हैं। यस सर, અને આ જે કોન્વેક્સ અને કોન્કેવ મિરર છે એ એક્ઝેક્ટલી હેમિસ્ફેરિકલ હશે કે થોડાક? ના, એ તો મેં ક્યાંથી કટ કર્યો એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. સપોઝ કે અહીંયા જે મિરર બનાવ્યો એ મેં અહીંથી કટ કર્યો છે, તો ધીસ વિલ નોટ બી ધ हेमिस्फेरिकल बाउल. मैं यहाँ से भी कट कर सकता हूँ मिरर को बनाने के लिए. अगर मैं एग्जैक्टली बीच में से कट करता हूँ तो दैट विल बी अ हेमिस्फेरिकल बाउल. इज दैट क्लियर टू यू? સર એટલે કોન્વેક્સ અને કોન્કેવ મિરર હેમિસ્ફેરિકલ હોય કે ના એ બી હોય, ચાલે? એવું કહી શકાય કે પેરાબોલિક છે, એવું કહી શકાય. ઓકે સર. इज दैट क्लियर? तो ये यस सर. मिरर ही बनेंगे. देखो ये सारे जहां पे भी मैं कट करूंगा वो सारे मिरर ही बन जाएंगे. ये वाला भी बनेगा. अगर ये नहीं करना है तो ये देखो, 4 में से कोई भी एक जगह पे कट करो तो वो सारे मिरर ही बनेंगे. बट हेमिस्फेयर को तो यही बीच वाला ही बनेगा. इज दैट क्लियर टू यू? यस और उसका जो डायमीटर है सर. ये जो उसका जो एज का जो डायमीटर है सर्कुलर एज का, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे. ये शायद आपके लिए नहीं नया था. तो अपर्चर को समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यस सर. तो ये जो मिरर का जो एज होता है उसका जो डायमीटर होता है यहाँ पे मिलेगा आपको एज. तो वो जो एज है उसका जो डायमीटर है उसको ये मिलेगा आपको एज. आ क्यों नहीं रहा? इज इट अंडरस्टूड? देखो आप फिगर में देखो. इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर. तो ये जो Q टू Q डैश है, Q डैश, Q से Q डैश, तो वो आपका क्या हो गया? अपर्चर. अपर्चर हो गया. तो फ्रेंड्स अब आपको ये पता चल गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं. आपको ये भी पता चल गया कि पोल क्या है, एक्सिस क्या है, अपर्चर क्या है. अब प्रिंसिपल फोकस, फोकल प्लेन एंड फोकल लेंथ के बारे में समझते हैं. तो फ्रेंड्स मिरर के जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रेज आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रेज आएंगे वो रिफ्लेक्शन होने के बाद कोई एक पॉइंट पे पर्टिकुलरली मीट करेंगे. दे आर मीटिंग एट पर्टिकुलर पॉइंट और दे आर अपीयर टू बी मीट एवर द पर्टिकुलर पॉइंट. देखो जैसे कॉनकेव मिरर है ना, तो वो एक्चुअली दे आर गोइंग टू मीट एट द सम पर्टिकुलर पॉइंट फॉर द कॉनकेव मिरर. बट फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, after being incident on the mirror, all the rays are diverged. So we have to extend their paths and we have to assume that they are appear to be meet here. तो ये जो पॉइंट है उसको ही फोकल पॉइंट बोलते हैं. तो फोकल पॉइंट का डेफिनेशन क्या होगा? अ पॉइंट at which the rays which are parallel to the principal axis, after being reflected, the point at which they meet or appear to be meet is called the principal focus or focal point. तो फोकल पॉइंट का डेफिनेशन क्या है? द पॉइंट वेयर, देखो क्या लिखा है, द पॉइंट वेयर द रेज पैरेलल टू द
principal axis after being reflected are meeting or appear to be meet is called a principal focus of mirror. क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। चलो अब साइन कन्वेंशन याद करो। ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, तो ये पोल से स्टार्ट करना है आपको। अब ये इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन है, तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है तो आपको कौन से डायरेक्शन में, यू हैव टू, ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, मतलब आपको स्टार्ट तो पोल से ही करना है। तो अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, यस और नो? यस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन शुड बी टेकन नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो याद रखना कि अगर कोई कॉन्केव मिरर का कोई क्वेश्चन है और उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, सपोज कैसा दिया है कि भाई कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है, तो एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द एमसीक्यू यू हैव टू कंसीडर r इज इक्वल्स टू -32। -32। चलो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। बट अगर आप कॉनकेव मिरर के बारे में नहीं, बट अगर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में सोचते हो तो लुक एट द कॉन्वेक्स मिरर। तो वहां पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है और पोल यहाँ पे है, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाओगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मिलेगा। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। और ये P एंड F के बीच में जो डिस्टेंस है ना, P एंड F के बीच में, उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये PF जो डिस्टेंस है उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये फोकल लेंथ है। तो एक चीज कंफर्म्ड है कि कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव है। बट कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको पॉजिटिव लेना है, फोकल लेंथ भी आपको पॉजिटिव लेना है। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। क्यारे फोकल पॉइंट અને સેન્ટર ઓફ કર્વેચર ઇક્વલ હોઈ શકે? अरे बापू, वी आर गोइंग टू प्रूव दैट r इज इक्वल्स टू 2f, वो एग्जैक्टली बीच में आएगा। अच्छा, ओके सर। वो 10th में प्रूव किया है कि नहीं किया है क्या? हाँ किया था सर, बट आ एकदम थी લાગ્યું કે કદાચ हाँ। હોય તો। तो वो हम प्रूव करेंगे कि ये जो r होता है ना वो f से डबल होता है, मतलब ये जो फोकल पॉइंट होता है वो भी C एंड P के एग्जैक्टली बीच में आएगा। फोकल पॉइंट जो है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के एग्जैक्ट बीच में आएगा। ओके, ओके सर। प्रूव करना बाकी है बट वो करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, फोकल प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस कर दिया, फोकल लेंथ के बारे में डिस्कस कर दिया। फोकल प्लेन क्या है और पैरेक्सियल रेस क्या है, दो चीज बाकी बचा। तो फोकल प्लेन मतलब अ प्लेन, इमेजिनरी प्लेन विच इज पासिंग फ्रॉम द फोकस। देखो ये देख सकते हो आप, इमेजिनरी प्लेन विच इज पासिंग फ्रॉम द plane which is passing from the focal point and perpendicular to the principal axis। principal axis से perpendicular है और focal point में से कोई plane ऐसा assume कर सकते हैं हम कि जो पास हो रहा है, तो उसको focal point बोलते हैं, focal plane बोलते हैं। a plane which is passing from the focal point and perpendicular to the principal axis is called a focal plane। और ये फोकल प्लेन का इंपॉर्टेंस क्या है पता है आपको? वेरी फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो होता है, वेरी फार, बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज इस फोकल प्लेन पे ही फॉर्म होता है। वेरी फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो उसका जो इमेज फॉर्म होता है वो फोकल प्लेन पे ही फॉर्म होता है। एंड पैरेक्सियल रेज आर द रे विच इज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ही क्लोज जो है जो रेज, उसको पैरेक्सियल रेज बोलते हैं। रेज आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड द पैरेक्सियल रेज। तो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट था वो तो अभी चालू ही नहीं हुआ एक्चुअली, बट जो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जो इंट्रोडक्टरी, रिफ्लेक्शन तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बट उसका जो बहुत ही एलिमेंट्री और इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था वो अभी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब हम रिफ्लेक्शन में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से।
आज का सेशन मैं यहाँ पे फ्रेंड्स ख़त्म कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज का होमवर्क ये है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चन आपको एक-एक बार लिखना है। वापस से हम थर्सडे को मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है। प्लीज़ डोंट मिस एनी लेक्चर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बट थोड़ा साथ-साथ में कर दीजिएगा। सारे एग्ज़ाम्स, होमवर्क साथ में करो और हर एक लेक्चर को अटेंड करो, तो ये बहुत ही ईज़ी रहेगा आपके लिए। आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है?